अब कहता क्या, जैव विकास। अब क्या कहता है आपका कि जैव विकास होता क्या है, समझिए। कहता है पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ है। कहता कि आज जो हम लोग पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े शरीर वाले क्या होते हैं, जीव जंतु दिखाई देता है, उसका निर्माण कभी न कभी क्या हुआ होगा, छोटे जीवों से ही हुआ होगा। और उसके शारीरिक बनावट में जो बदलाव हुआ है वो किसके कारण हो सकता है, या तो क्या वातावरण के अनुसार या प्राणियों के क्या परिस्थिति के अनुसार। क्या कह रहा था कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने में क्या सरल प्राणियों में किसके कारण, परिस्थिति और वातावरण में जो बदलाव हुआ उसके कारण हुआ है। कौन सा, जैव विकास। क्या कि आज जो हम लोग ये जो देख रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का नहीं था। हाँ, ये छोटे छोटे जीवों से मिलकर क्या है बना हुआ है। किसके कारण, तो हमारे वातावरण में और परिस्थिति में बदलाव होने के कारण। कहता सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, जैव विकास कहा जाता है। किसमें, सजीव जगत की बात कर रहे, निर्जीव की बात नहीं कर रहे। निर्जीव में तो आप जिस प्रकार से चाहिएगा उस प्रकार से, जैसे लकड़ी काटते हैं, काट लेते हैं, अब उस एक ही लकड़ी रहता है, उससे पलंग बनाना तो पलंग बना सकते हैं, है कि नहीं है। चौकी बनाना चौकी बना सकते हैं, डेस्क बनाना, यानी जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हैं। लेकिन क्या मनुष्य सजीव जगत में कोई भी किसी को काट करके चाहेंगे हम कुछ बनाने के लिए, तो क्या ये बनेगा, संभव है। सब्जी बनेगा, हाँ खस्सी का सब्जी बनेगा, तो मुर्गा का, हाँ मनुष्य का सब्जी कौन खाता है, खाता है कोई जी, समझिए। तो ये केवल किसमें, सजीव जगत में ही परिवर्तन हो सकता है। किसके कारण, परिस्थिति और वातावरण जो कारण हुआ है, किसके कारण, जैव विकास में जो भी परिवर्तन हुआ है। हाँ, आज जो स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है वह किसके कारण हुआ है, परिस्थिति और वातावरण में बदलाव के कारण। ठीक है, निर्जीव का तो जब चाहेंगे हम तब बदल सकते हैं, लेकिन सजीव जगत में ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। फिर है जीन कोश। कहता है कि किसी भी प्रजाति विशेष के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है, जीन कोश कहलाता है। समझिएगा, जीन कोश क्या कहता है कि किसी भी प्रजाति का, किसी भी प्रजाति, जैसे प्रजाति का मतलब क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है ना, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है। तो वही कहता है कि किसी भी प्रजाति विशेष के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है, जीन कोश कहलाता है। जीन कोश के कुछ जीन में वातावरणीय कारणों से कुछ बदलाव आ सकता है। ये बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहता है। कहता कि ये जो बदलाव है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। किसके कारण, जीन कोश के कारण। आगे है डार्विन का सिद्धांत। क्या है, डार्विन का सिद्धांत, समझिएगा। कहता है कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नामक प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त किया है। और ये बच्चों हाँ बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि डार्विन ने किस बुक को लिखा है, किसके लिए, जैव विकास से संबंधित डार्विन ने कौन सा बुक लिखा है, या ऐसे पूछ देगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है। ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, आपके बुक में भी ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ क्या स्पीसीज, किसके बारे में, जैव विकास के बारे में। अब देखो इनका क्या कहना जैव विकास, समझिएगा कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जैव विकास के बारे में ये अपना क्या मत देना चाहते हैं, तो समझिएगा। कहता कि जैव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। इनके अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्या होती है। कहता है कि डार्विन साहब ने अपने जैव विकास के बारे में मत दिया
कि जितने भी सजीव जगत के जीव हैं, जितने भी सजीव जगत के जीव हैं, वह सभी जीवों में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है। किसके लिए? सजीव जगत के लिए। सजीव जगत में जितने भी जीव जंतु है, उन सभी जीव जंतु में जन्म देने की जो दर होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। तब ना देखते हैं ना कि आज जो हम लोग का आबादी इतना कैसे हो गया, तो जन्म दर है क्षमता ज्यादा, पेड़ पौधों की संख्या कैसे बढ़ रही है, जानवरों की संख्या कैसे बढ़ रही? नहीं बढ़ रही है। गाय भैंस यदि जनसंख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? यदि आप चाहते हैं कि एक गाय के जगह पर हम 10 गाय पाले, तो आपको थोड़े कोई रोक सकता है, आप पाल सकते हैं। एक गाय से कई गो गाय बच्चा जन्म होता है, 6, 7, 8, 10 गो बच्चा जन्म हो सकता है। तो जनन उसमें क्षमता है तब ना। तो वही कहा था यहां पर कि जितने भी सजीव जगत के जीव हैं, उनमें जनन दर की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। अर्थात वो अधिक से अधिक बच्चों को क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है। किसके अनुसार? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के अनुसार। अब है उपार्जित लक्षण। क्या है? कहता है कि फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लामार्क जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया है। कौन सा बुक में? फिलोसफिक जूलॉजिक में। अब देखो यहां पर ये 2-3 गो पॉइंट ये सब याद रखना, ये सब नाम है, ठीक है ना। कि उपार्जित लक्षण किसने? लामार्क ने। किसने? लामार्क कहां का वैज्ञानिक था? फ्रांस का। और रॉबर्ट अभी किसके बारे में बताया? अभी जस्ट पीछे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, वो कहां के वैज्ञानिक थे? अंग्रेजी, यानी क्या? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। समझिएगा यहां पर। तो कहता कि फ्रांसीसी उपार्जित लक्षण के बारे में कहता कि फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लामार्क जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया है। जिस प्रकार से चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन साहब ने किसमें? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में प्रकाशित किया। क्या किया? कि जितने भी सजीव जगत के जीव हैं, वह सभी सजीव जीवों में क्या होता है? जनन की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तो उसी प्रकार लामार्क ने उपार्जित लक्षण, लामार्क ने यह भी जैव विकास के अपने विचार को क्या किया? किस बुक में? फिलोसफिक जूलॉजिक बुक में क्या किया है? प्रकाशित किया है, जिसे लामार्क या उपार्जित लक्षणों का वंश गति सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार, अब इनके अनुसार क्या कह रहा है? समझिए। कहता जीवों की संरचना, कायिक, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? कहता है कि जीवों की जो संरचना है, जीवों की क्या है? संरचना है, और जो कायिक है, कायिक का मतलब क्या है? उसका आकार किस प्रकार से बना हुआ है। कहता कि उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। अब इसका कहने का मतलब समझिए। कहता अर्थात परिवर्तन वातावरण के कारण जीवों के जिस अंगों का उपयोग अधिक होता है, वे अंग अधिक विकसित होते हैं। कहता है कि सजीव जगत में जिस अंग का ज्यादा उपयोग होता है, वह अंग क्या होता है? ज्यादा विकसित होता है। और जिस अंग का कम उपयोग होता है, उस अंग का क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, यानी क्या? समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। कहता जंतु के शरीर में होने वाले इस परिवर्तन को उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण वंशागत होती है, जिसके कारण कुछ समय बाद इसकी शारीरिक रचना बदल जाती है और एक नए प्रजाति का क्या हो जाता है? विकास हो जाता था। जब हमारा सृष्टि का क्या हुआ था? निर्माण हो रहा था, तो सृष्टि में बहुत सारे ऐसे जीव, पहले क्या जल में एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ, वो ऑक्सीजन का क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ाते गया। फिर वहां से थोड़ा थोड़ा बहुकोशिकीय जीव बना, उसमें भी फिर पृथ्वी पर कुछ ऐसा घटना घटा जिससे सारा जीव क्या हो गया? विनाश हो गया। लेकिन कुछ ऐसा जीव था जो अपने आप को बचाए रखने में क्या हुआ? सफल हुआ। फिर उसमें भी परिवर्तन हुआ। फिर समय परिवर्तन होते गया होते गया होते गया। जैसे आज हम लोग क्या है? मनुष्य है। तो मनुष्य क्या, कोई मनुष्य थोड़े मनुष्य था पहले? मनुष्य भी किसी से किसी क्या है? स्वरूप का क्या है? किसी न किसी जानवर का बदला हुआ
स्वरूप है। अब देखिए उसी के आधार पर क्या है, एक समजात अंग है। क्या है, उपार्जित लक्षण के आधार पर ही एक समजात अंग है। समजात का नाम ही समजात, देखने में क्या एक जैसा लेकिन कार्य क्या है, समझिएगा। कहता है कि वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान है, परंतु वातावरण के अनुसार ये भिन्न भिन्न कार्यों का क्या करता है, संपादन करता है। क्या कहलाता है, समजात अंग कहलाता है। क्या बोले कि समजात अंग का मतलब क्या है कि जो देखने में क्या लगे, एक जैसा लगे, लेकिन उसका कार्य क्या है, अलग अलग है। जैसे में देखिए ये क्या है, ये क्या है आपका सील, हाँ ये क्या है आपका सिंह, ये क्या है चिंपंजी, और ये क्या है आपका, तो देखिए तो ये जो मनुष्य का उंगली है इसी प्रकार का क्या है, चिंपंजी में है इसी प्रकार का क्या है सिंह। सिंह मतलब समझते हैं ना, लायन। हाँ ये सील है, सील सी लायन, सी लायन, सी लायन देखे हैं, सी लायन देखते समझते, सी माने क्या होता है, समुद्र होता है। तो इनका जो अग्र भाग होता है, हाँ हाथ का जो भाग होता है, वो सबका संरचना क्या होता है, एक जैसा, लेकिन सबका कार्य क्या है, अलग अलग है। समझिएगा, कहता है कि देखने की संरचना तो क्या है, एक जैसा है। 5 को हमारे हाथ में भी, 5 को क्या चिंपंजी में भी, 5 को कहां पर सिंह में भी, लेकिन उनका काम क्या है, अलग अलग है कि नहीं। हम काम करते क्या, किसी भी वस्तु को क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, है कि नहीं है। लेकिन चिंपैंजी क्या करता है, चलने के लिए काम करता है। हम लोग हाथ से चलते हैं, नहीं चलते। तो वही कहता है कि समजात अंग क्या कहता है कि देखने में संरचना उसकी क्या होगी, उत्पत्ति और संरचना क्या होगी, एक जैसा, लेकिन उसका कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसे अंग को क्या कहते हैं हम लोग, समजात अंग कहते हैं। आगे है असमजात अंग। कहता कि वैसे अंग जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति क्या है या उद्भव एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, किंतु उनका कार्य क्या होता है, एक जैसा। अब देखो यहां पर उसका संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य एक जैसा है। हाँ उसे क्या कहते हैं, असमजात। जैसे पक्षी एवं तितली, देखो ये तितली का पंख है और ये क्या आपका पक्षी का है ना, ये क्या आपका चमगादड़ का है ना, है कि नहीं है। लेकिन सब काम क्या करता है, रचना अलग अलग है लेकिन सब काम करता क्या, उड़ने का, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। तो कहता कि पक्षी एवं तितली के अंगों की रचना भिन्न भिन्न होती है, किंतु दोनों उस अंगों का उपयोग करता है क्या चीज करने के लिए, उड़ने के लिए। तो इस प्रकार के अंग को क्या कहते हैं हम लोग, असमजात अंग कहते हैं। अगला है जीवाश्म। ये है आपके चैप्टर का क्या लास्ट टॉपिक, क्या है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त। समझिएगा कि जीवाश्म क्या कहता है, कहता है कि प्राचीन काल में कई ऐसे जीव उपस्थित थे कि जैसे डायनासोर था, हाँ बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जो अब नहीं मिल रहा है। अब उसका क्या बच रहा है, केवल हमको क्या मिल रहा है, अवशेष मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो इस प्रकार से जो अवशेष मिलता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीवाश्म कहते हैं। कहता सुनिए, प्राचीन काल में कई ऐसे जीव उपस्थित थे, किंतु समय एवं वातावरण में परिवर्तन होने के कारण वे जीव विलुप्त हो गए, अर्थात वर्तमान समय में नहीं पाए जाते हैं। यानी वो अभी हमको डायनासोर दिखाई देता है लेकिन नाम सब सुनते हैं, नाम क्या आते हैं, सब सुनते हैं ना जी, लेकिन कभी देखे हैं डायनासोर का, नहीं। तो कहता वैसे अनेकों जीवों का अवशेष पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं। ऐसे जीवों के अवशेषों को ही क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। कहता है कि जीवाश्म का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और जीवाश्मों की आयु जानने के लिए कार्बन का जो अपरूप होता है, ठीक है ना, कार्बन का एक होता है C612, हाँ जो कोयला के रूप में हमको क्या होता है प्राप्त होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड में रहता है ना। लेकिन ये जो आपका है C614, परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग है। तो C614 का ही उपयोग किया जाता है किसी भी वस्तु की उम्र जानने के लिए। जैसे कोई भी पुराना मंदिर सब कहीं निकलता है खोदने पर, तो ये कैसे पता किया जाता है कि ये कितना साल पुराना मंदिर है, तो यही C614 का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए। अब है आणविक
जातिवृत्त, कहता मानव जाति सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों का डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा खोज को आणविक जातिवृत्त कहते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं, किस जीव में किस प्रकार का डीएनए है, सब चीज जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो किसके कारण, किसके कारण, आधुनिक अध्ययन के कारण, किसके कारण, आधुनिक अध्ययन के कारण। ये था बच्चों आप लोग का क्या, हाँ 7वां चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। एक चैप्टर और आप लोग का बच गया है, वो भी 2-3 दिन में आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा बायोलॉजी आपका क्या हो गया, समाप्त। इसके बाद आपका जो है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस हो जाएगा क्या, समाप्त। क्लियर है। और आप लोग का ऑब्जेक्टिव हाँ बन के तैयार है, जिसको जिसको जो ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है वो आप लोग आकर के क्या कर